नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने आपको हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है और भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है ये हम बता चुके थे। और पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और कंट्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है ये हम बता चुके थे, आपको 5 भागों में बांटा गया था। इसके बाद में आज हम जानते हैं इस वीडियो में प्रोटो हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रोटो हिस्ट्री, जिसकी टाइमिंग 3500 BC से शुरू होती है 1300 BC तक, इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्रस्तर धातु काल, यानी जैसे ही पाषाण युग खत्म हुआ, यानी पत्थरों का प्रयोग कम कर दिया मानव ने और धातु की खोज कर ली। तो उस समय को जब धातु की खोज की मानव ने और मोस्टली प्रयोग उसने धातु का शुरू कर दिया, उसे प्रस्तर धातु युग कहा जाता है। इसकी टाइमिंग 2500 BC है। इसके बाद में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और फिर यहीं से हम धीरे धीरे भारतीय इतिहास में हम प्रवेश कर चुके हैं। और फिर पढ़ेंगे हम वैदिक काल। ये जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे हम, ऋग वैदिक काल और नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। और इसके बाद हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन जो 600 BC से शुरू होते हैं। और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में जानेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, भागवत धर्म, ब्राह्मण धर्म और शैव धर्म के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम संगम काल की बात करेंगे। और संगम काल के बाद हम महाजनपदों के उदय के बारे में जानेंगे कि धीरे धीरे जो कबीले बनाकर जनता रहती थी वो धीरे धीरे कबीले ख़त्म होते चले गए और एक जगह इकट्ठे होते चले गए। कबीलों का जो झुंड बन गया और उनको जनपद कहा गया और जनपदों को भी धीरे धीरे इकट्ठे होते चले गए। 1 जनपद 2 जनपद आपस में मिल गए, फिर बने आपके महाजनपद और पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया। और बाद में इन 16 महाजनपदों में जो ताकतवर महाजनपद थे उन्होंने छोटे और कमज़ोर जनपदों को जीत लिया और लास्ट में एक ही जनपद बचा जिसका नाम था मगध। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मगध के उदय के बारे में। साथ ही साथ हम मगध के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो मगध के राजवंशों के अंतर्गत आएंगे आपके नंबर 1 हार्यक वंश आएगा जो 544 से 412 BC तक रहा। उसके बाद शिशुनाग वंश ने मगध पर शासन किया जो 412 से 345 BC तक रहा। और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया जो 345 से 322 BC तक रहा। और इसी बीच होता है नंद वंश के शासनकाल में ही भारत पर हुआ था सिकंदर का आक्रमण, जिसकी डेट 326 से 327 BC मानी गई है। और उसके बाद नंद वंश के बाद आपका मगध पर साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ मौर्य वंश। इसकी टाइमिंग है 322 से 184 BC तक शासन किया इसने। और मौर्यों के बाद जैसे जैसे मौर्य खत्म हुए शुंग वंश का शासन स्थापित किया। शुंग वंश के बाद हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश और सातवाहन वंश के बाद हम पढ़ेंगे हिंद यवन। हिंद यवन मतलब इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इंडो ग्रीक का समय खत्म हुआ शुरू हुए शकों का प्रभाव बढ़ गया भारत पर। शकों के प्रभुत्व के बाद पहला वंश ने शासन किया और फिर आए यूची कबीले के लोग यानी कुषाण। भारत में वो कुषाणों के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुषाणों ने एक इंटरनेशनल साम्राज्य की स्थापना की भारत में। और उसके बाद आपका गुप्त काल शुरू हुआ। गुप्त काल के बारे में हम बात करेंगे। और जैसे ही गुप्त काल धीरे धीरे टूट गया और फिर एक नया राजवंश भारत में स्थापित हुआ जिसका नाम है पुष्यभूति वंश, या आप लोग उसे जानते हैं वर्धन राजवंश के बारे में, जिसमें एक प्रतापी शासक हुआ था हर्षवर्धन का जो वर्धन राजवंश था वो अंतिम एक बड़ा राजवंश है भारत का। उसके बाद भारत का साम्राज्य जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, छोटे छोटे साम्राज्यों में टूट गया। और उन्हीं साम्राज्यों को, छोटे छोटे शासकों को कहा जाता है या उस समय को कहा जाता है राजपूत काल। और छोटे छोटे राजाओं को राजपूत कहा जाता है। इसके अंतर्गत राजपूत काल के अंतर्गत हम बहुत सारे राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैत्रक वंश के बारे में पढ़ेंगे, मोखरी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, गौड़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे, पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, गहड़वाल वंश पढ़ेंगे,
सेन वंश के बारे में जानेंगे, चालुक्य या सोलंकी वंश के बारे में पढ़ेंगे, परमार वंश पढ़ेंगे, और फिर हम जानेंगे चंदेलों के बारे में। फिर चौहान या चौहान के बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ हम पल्लव वंश पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कलचुरी राजवंश और चोलों के बारे में जानेंगे। उत्पल वंश पढ़ेंगे और लोहर वंश पढ़ेंगे। लोहर वंश ने कश्मीर में शासन किया था और लोहर वंश का जो अंतिम शासक था जयसिंह, लोहर वंश के अंतिम शासक जयसिंह के शासनकाल में कल्हण ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी इतिहास की, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही राजपूत काल खत्म होगा, भारत पर आक्रमण हुआ है इस्लाम वंश का, इस्लाम धर्म का भारत पर आक्रमण हुआ और मुस्लिम राजवंश स्थापित हुआ, और यहीं से शुरू होता है हमारा दिल्ली सल्तनत। और यहीं से शुरू होते हैं डेट पूछना। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में डेट, बहुत कम डेटें पूछी जाती हैं, कुछ खास डेटें ही पूछी जाती हैं। कुछ संवतों के बारे में, संवत की डेट पूछी जा सकती है, या फिर सिकंदर के आक्रमण की डेट, बुद्ध का जन्म, महावीर का जन्म, इनसे रिलेटेड डेटें पूछी जा सकती हैं। बाकी कोई डेट नहीं पूछी जाती है। डेटों का सिलसिला शुरू होता है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो राजा हुए उनको सुल्तान कहा जाता था, और सुल्तानों से बनी सल्तनत, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था दिल्ली को, और यहाँ से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत। तो टाइमिंग है 1206 से 1526। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, और इसका प्रथम शासक बना था इल्तुतमिश। लेकिन उसे इल्तुतमिश को भारत का प्रथम मुस्लिम शासक नहीं कहा जाता है। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक आप सभी जानते हैं, कहा जाता है इल्तुतमिश को। ये जानकारी हम बाद में देंगे। चलिए आगे रेखा चित्र के अंतर्गत चलते हैं। गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक चला था, और जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के अंतर्गत 3 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, नंबर 1 कुतुबी वंश था, नंबर 2 शमसी वंश था, और नंबर 3 बलबनी वंश था। कुतुबी वंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी, शमसी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, और बलबनी वंश की स्थापना बलबन ने की थी। ठीक है, और ये तीनों राजवंश गुलाम वंश के अंतर्गत आते हैं। गुलाम वंश के बाद भारत में खिलजी वंश ने शासन स्थापित किया, और ये 1290 से 1320 तक इन्होंने शासन किया था। खिलजियों के बाद तुगलक वंश ने भारत पर शासन किया 1320 से 1414 ईस्वी तक, और तुगलक के बाद आए सैयद वंश। ये 1414 से 1451 तक इन्होंने भारत पर शासन स्थापित किया। और फिर आए लोधी राजवंश। लोधी राजवंश ने 1451 से 1526 तक भारत पर शासन स्थापित किया था। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारतीय जो सेंट्रल मध्य मतलब मिडिल भारत की जो राजनीति है उसको थोड़ा ब्रेक देंगे, और हम बीच में पढ़ेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। यानी उसी समय जब भारत में इस्लाम वंश का शासन चल रहा था, उसी समय जो है कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे जो कि 1336 एडी से 1652 एडी तक उन्होंने भी समानांतर सरकार बनाकर शासन किया था भारत पर। उनकी बात करेंगे। उत्तर भारत के प्रांतीय राज्यों की बात करेंगे, जिसमें जौनपुर, उड़ीसा, कश्मीर, मालवा, राजपुताना, गुजरात तथा कामरूप था। और दक्षिण भारत के कुछ प्रांतीय स्वतंत्र साम्राज्य थे, उनकी बात करेंगे, जिसमें प्रमुख थे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य तथा खानदेश। ठीक है, इनको भी हम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश 1526 से 1540 तक इसकी बात करेंगे, और बीच में यानी 1526 से 1540 तक मुगल वंश का साम्राज्य स्थापित रहा भारत में, और बीच में थोड़ी सी रुकावट आ गई 15 साल के लिए, और 15 साल के लिए एक नया राजवंश स्थापित हो गया, सूरवंश, और इसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी, जो कि 1540 से 1545 तक जिंदा रहा। बाकी के 10 साल इसके पुरखों ने ही इसके जो वारिस थे उन लोगों ने जो है 10 साल शासन किया शेरशाह सूरी के, और सूरवंश रहा 1540 से 1555 तक। लेकिन शेरशाह सूरी 1540 से 1545 यानी 5 वर्ष ही जिंदा रहा।
तो उसके बाद में दोबारा से 1555 में हुमायूं ने मुग़ल वंश की दोबारा से भारत में स्थापना करी 1555 में, और फिर ये रहा 1857 तक। 1857 में अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया, और बहादुर शाह जफ़र को 1857 की क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफ़र को संपूर्ण भारत का बादशाह घोषित कर दिया, और इसी के चलते क्रांति का दोषी बहादुर शाह जफ़र को ठहराया गया, और मेजर हैरियट की कोर्ट ने बहादुर शाह जफ़र को देश निकाला दे दिया, यानी तड़ी पार करके रंगून भेज दिया। वहीं पर उनकी मौत हो गई और यहाँ पर मुग़ल वंश ख़त्म हो गया। इसके बारे में साथ ही साथ मुग़ल वंश के साथ ही साथ मराठों के बारे में हम पढ़ेंगे। 1627 से 1857 तक रहे थे ये भी। और फिर हम पढ़ेंगे सिख, यानी उत्तर भारत की राजनीति, यानी सिख धर्म के बारे में। सिख वंश ये 1799 से 1849 तक रहे थे। फिर हम मैसूर राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, ये 1761 से 1831 तक। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1498 से होता है, और पहले जो यूरोपीय हैं वो हैं पुर्तगाली, जो 1498 में भारत में आए थे। पुर्तगालियों के बाद आए थे डच 1602 में, फिर आए अंग्रेज 1608 में, ड्रेन आए 1616 में, फिर हैं फ्रांसीसी 1664, फिर स्वीडिश 1731, और फिर हम पढ़ेंगे बंगाल और अंग्रेज, यानी बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीति या पॉलिटिक्स या व्यापार शुरू होता है 1651 से। फिर हम जानेंगे 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है 1857 से 1945 तक। इसके बाद में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कार्य किए, उसके बारे में जानेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। फिर हम जानेंगे बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, फिर अरहार आंदोलन 1906 में, फिर अरुणडेल कमेटी 1906 के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जानेंगे महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति पेश तथा स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी की भूमिका 1915 से शुरू हो गई है। और फिर हम जानेंगे महात्मा गांधी के एक के बाद एक आंदोलन, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918, रोलेट एक्ट 1918, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 4 बजे, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, फिर चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922, स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923, फिर गांधी दास पैक्ट 1924, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928, नेहरू रिपोर्ट 1 जनवरी 1929, डांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे गांधी इरविन समझौता 12 फरवरी से 5 मार्च 1931, फिर गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, फिर पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932, प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन फरवरी 1937, फिर अगस्त प्रस्ताव यानी 8 अगस्त 1940 के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह 7 अक्टूबर 1940, फिर क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ 19वीं शताब्दी में हुए जन आंदोलन, 19वीं शताब्दी के प्रमुख जन आंदोलन, फिर 19वीं शताब्दी में हुए जन आंदोलन, 19वीं शताब्दी में हुए जन आंदोलन के बारे में जानेंगे। फिर 20वीं शताब्दी के प्रमुख जन आंदोलन के बारे में जानेंगे। फिर 19वीं शताब्दी के धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। फिर 20वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलेंगे और निम्न जातीय श्रमिक तथा प्रमुख कृषक आंदोलन के बारे में जानेंगे। और फिर जानेंगे भारतीय क्रांतिकारी संगठनों के बारे में, और फिर विदेशों में संचालित होने वाले संगठनों के बारे में। फिर प्रमुख समाचार पत्र जानेंगे हम।
फिर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए प्रमुख नारे व कथन के बारे में जानेंगे। और आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं व उनके संपादक एवं संस्थापक। फिर स्वतंत्रता संग्राम के समय की कुछ प्रमुख कृतियां एवं उनके लेखक। और साथ ही हम जानेंगे ब्रिटिश कालीन भारत की प्रमुख संस्थाएं व संगठन। उसके बाद प्रमुख कमीशनों के बारे में, फिर प्रमुख उपाधियां और आधुनिक भारत महत्वपूर्ण विविध प्रश्न जानेंगे। और यहीं पर हमारा इतिहास ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, और कल से हम शुरू करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर भारतीय इतिहास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।